पाकिस्तान। मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा रमज़ान से भी रिलेटेड है, थोड़ा सा पेरेंटिंग से भी रिलेटेड है और थोड़ा सा जेनेरिक भी है। वो है मैदे के मसाइल और उनका इलाज। अच्छा नाजरीन, मैदे की जब मसाइल पे बात आती है तो ऑब्वियसली लिवर भी आ जाता है, स्टमक भी आ जाता है, पूरा एक सिस्टम आ जाता है, क्योंकि मैदे से जुड़ा हुआ सब कुछ है। और इट इज़ ऑब्वियस कि रमज़ान के वक्त के अंदर हम अपने मैदे को इतना जुल्म कर रहे होते हैं उस पर। हम जो है वो रात को जब सहरी कर रहे होते हैं तो हम इतना पानी भर लेते हैं, एक टैंकर की तरह उसको स्टोर कर देते हैं, और फिर साथ ही साथ जो है वो हम इतना खाना खाते हैं इफ्तार के अंदर, वो भी फ्राइड फूड हमें पसंद है ना, मतलब हमें फुल तेल से भरा हुआ पकौड़े चाहिए, समोसे चाहिए, रोल चाहिए, तमाम वो चीज़ें चाहिए जो हमारी सेहत को नुकसान दे सकती हैं। और साथ ही साथ शुगरी ड्रिंक्स हमें लाजमी चाहिए होती हैं। ना सिर्फ हम अपने आप को डैमेज कर रहे होते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को डैमेज कर रहे होते हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी डैमेज कर रहे होते हैं। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, और बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के हवाले से भी, क्योंकि आजकल बहुत हर्बल ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। और बहुत सारे लोग सना की पत्ती भी यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब आयुर्वेदिक भी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग सिगरेट भी यूज़ कर रहे होते हैं जस्ट टू क्योर देयर कॉन्स्टिपेशन। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, और बच्चों के मामलात, बच्चों के वर्म्स के मामलात और भी दीगर मसले मसाइल के बारे में आज बात करेंगे। फैटी लिवर बहुत आजकल चल रहा है, इसके बारे में तो बहुत ज़रूरी है बात करना। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो माशाल्लाह से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हेल्थ का नेटवर्क है इंडस हॉस्पिटल का, उसके ये HOD हैं, माहिर हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उस हॉस्पिटल के HOD होंगे यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे तो कॉमन सेंस की बात है, माहिर तो होंगे ही माशाल्लाह से। इनका बोलने का तरीका, जिस तरह से ये अपने पेशेंट से बात करते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री लेने के बाद उनको प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करते हैं और प्रॉपर गाइड करते हैं, ये इनकी जो है ना खूबी है। क्योंकि इनके जितने भी पेशेंट से हमने रिव्यूज़ लिए हैं, उन्होंने यही बोला है कि ये प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। ये ऐसा नहीं बस हबड़ दबड़ किया, बस दवाई लिखी और फिर फौरी फारिग कर दिया, ये ऐसे नहीं है। जब भी हमारे पास मौजूद भी है, जब भी इन्होंने थोड़ा सा टाइम भी निकाला, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी कौम और पूरी आवाम के लिए। डॉक्टर मंजूर हुसैन साहब इनका नाम है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैंने अभी इंट्रो में दिया था, रमज़ान का महीना और ये सारे मामला, इस पे तो हम आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला भी है। बहुत बड़ा मसला ये कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो घर हैं, सुबह उठते के साथ ही वो चाय पीते हैं और बेकरी के आइटम्स खाते हैं। उसमें बिस्किट्स हो गए, उसमें पापे हो गए, उसमें रस्क हो गए, इसमें बहुत सारी आइटम्स हो गए, ऑब्वियसली बेकरी के आइटम। तो ये कितना नुकसानदेह, सुबह उठते के साथ ही आप बेकरी के आइटम्स खा रहे हैं और आप चाय पी रहे हैं, ज़रा ये बताइए। देखिए, एक्चुअली जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, पहले भी आप ने थोड़ी बात की इस हवाले से, ये एक टर्म होती है जो जनरल हम इंग्लिश में टर्म यूज़ करते हैं, डिस्पेप्सिया। अच्छा। डिस्पेप्सिया एक वाइड टर्म है जिसके अम्ब्रेले के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। उसमें जैसे सीने की जलन हो गई, पेट का फूलना हो गया, गैसेस हो गई, घबराहट हो गई, उल्टी मतली हो गई, डायरिया एवन भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें उसी डिस्पेप्सिया के अम्ब्रेला के अंदर आती हैं, वो उसको हम डिस्पेप्सिया कहते हैं। और ये जो डिस्पेप्सिया है दुनिया भर में, और पाकिस्तान में तो है, दुनिया भर में बहुत कॉमन है। अगर मैं कहूँ कि हर तीसरा चौथा शख्स इस डिस्पेप्सिया का शिकार है। दो कि ये कोई बीमारी नहीं है, कंडीशन है, जाहिर सी बात है, कुछ वजूहात होती हैं जिनकी बिना पे ये मसला हो सकता है। तो वो मसाइल उसके हैं उसके हवाले से। जैसे कि आपने पूछा कि बेकरी आइटम्स और चाय वगैरह कितना नुकसानदेह होती है, तो ऑब्वियसली जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं या प्रॉपर बेकरी आइटम्स में क्या होता है, घी होता है, मक्खन होता है, तेल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जिस चीज़ में भी ये होंगी, चाहे बेकरी आइटम्स हों ना हो, वो जाके मैदे पे तेजाबियत करा सकते हैं। तो उसमें जलन भी हो सकती है, पेट का फूलना, गैस, जैसे मैंने पहले बताया, ये सारी अलामात हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली नुकसानदेह तो है। और ये सुबह उठते के साथ ही अगर आप खा रहे हैं तो बहुत शदीद जी, अब वो किसी वक्त भी खाएं, चाहे सुबह में खाएं या दोपहर में, रात में, किसी वक्त खाएं, ये प्रॉब्लम आपको करेगी। अच्छा, और अभी जिस तरह से भी रमज़ान का महीना चल रहा है, आपको पता ही है, हम एज पाकिस्तानी जो है वो सौगात समझते हैं और बहुत खुशी होती है कि हम अपने मैदे के साथ जुल्म करें, जबकि मैदे को क्लेंस करने का महीना है ये, लेकिन हम उसको अपोजिट कर रहे होते हैं। तो फ्राइड फूड्स खा रहे होते हैं, तेल से भरे हुए पकौड़े खा रहे होते हैं, समोसे खा रहे होते हैं, रोल खा रहे होते हैं। ये पेट के लिए कितना नुकसान है, क्योंकि लाजमी सी बात है, हम जब रोज़ा रख रहे होते हैं तो पूरी तकरीबन 12.5 घंटे की हमारी फास्टिंग है, उसके फौरी बाद जब जैसे ही खुल रहा है तो ये फुल फ्राइड आइटम जो है हमारे पेट में जा रहा है। इससे क्या नुकसान है? देखिए, एक तो जो रोज़े की असल जो हम कहते हैं कि
मीन्स जो है रोज़ा किस लिए है, वो हम उसके उलट जा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने रोज़ा में दिया है कि कम से कम आप अपने नफ्स को कंट्रोल करें। जब भी आप खाली पेट होता है इंसान को दूसरी चीज़ें थोड़ा सा सेकंड लाइन पे चली जाती हैं, पीछे बैकग्राउंड में किसी की गीबत नहीं करनी, किसी चुगली नहीं करनी, चलो क्योंकि भूख लग रही होती है और अपने पेट के चक्कर में रहता है बंदा। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें ये रमज़ान का महीना दिया कि हम रोज़ा रखें और कम से कम ऐसी चीज़ों से बचें। अब हम एक्चुअली करते हैं कि अब शाम में जब अफ्तार का टाइम होता है तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत होती भी है नहीं भी होती, इवन देखिए इंसान एक खजूर में पानी के गिलास के साथ और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ के साथ गुजारा कर सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, अब कुछ घरों में तो मैं कहूँगा कि नहीं होती, लेकिन अक्सरियत घरों में ये चीज़ें होती हैं, जैसे समोसे पकोड़े हो गए और चाट वगैरह होते हैं, बहुत दूसरे आइटम्स हो गए, ये सब जाके मैदे पे तेज़ाबियत करती हैं, ठीक है ना। जब मैदे पे तेज़ाबियत होती है फिर हम एक दफ़ा खा तो लेते हैं, सारी पेट भर भी लेते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि मैं सुबह से लेके भूखा हूँ, मैं अब पेट को भरना है कुछ किसी ना किसी, फिर सुबह में और फिर तो हम ये समझ के खा लेते हैं कि अब पता नहीं अगली हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बहरहाल हम वो ले लेते हैं। अब जब वो ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है पेट तो हमारा अपना ही है, सेहत भी हमारी अपनी है, जब वो अंदर जाता है और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती उन लोगों के लिए तो चलें हम कह सकते हैं कि कुछ नुकसान नहीं होता जिनका हाजमा दुरुस्त है कहते हैं, लेकिन जिनको ये इशू है, डिस्पेप्सिया का इशू है, अगर वो भी ये चीज़ें करते हैं तो उनमें और मसले मसाइल हो जाते हैं, जलन तेज़ाबियत हो जाती है, पेट फूल जाता है, फिर रात में फिर वो नींद सही नहीं आती, फिर जब आप नींद सही नहीं आती तो फिर आप सुबह का जो आप पूरा दिन आपका ज़ाया होता है, डिप्रेशन में गुजरता है और सुस्ती काहली में गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं और साइकिल बन जाता है, एग्जैक्टली ये साइकिल बन जाता है। फिर वही दोपहर का टाइम होगा, शाम का टाइम हो, फिर आप दोबारा से आप वही अफ्तारी करेंगे, तो पूरा महीने ही आपके इस तरह से गुजरता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इसको यहीं पे अभी रोकना चाहें और बिल्कुल ये करना चाहें कि हम अब तेजाबियत ना करें, हम ब्लोटिंग फील कर रहे हैं और हम इसको बिल्कुल स्टॉप कर दें, उसको क्योर पे चले जाएं, सोल्यूशन पे चले जाएं, तो क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, तेजाबियत का एग्जैक्टली कोई क्योर नहीं, ट्रीटमेंट नहीं। अगर आप मुझे कहें कि कोई 4 हफ्ते के 6 हफ्ते के कोई कोर्स दे दें ऐसा कि एक दफ़ा मैं खा लूँ और उसके बाद फिर कोई अलामत ना हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कोई बीमारी तो है नहीं, ये कंडीशन किसी वजूहात से होते हैं। जो ज़्यादातर वजूहात हमारे हैं बेसिकली, एक तो खाने पीने की अशिया जो हैं और दूसरा स्ट्रेस और एंजाइटी। जब तक वो फैक्टर्स आप उनको कंट्रोल नहीं करते ये तेज़ाबियत ख़त्म नहीं होती, ठीक है। आजकल देखें, आजकल पाकिस्तान दुनिया भर में है, लेकिन ख़ासतौर पर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग एंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकार हो। वजूहात कोई भी हो सकती हैं, महंगाई है और स्ट्रेसेस हैं दुनिया भर के, मुल्की हालात हैं, मईशत के हालात हैं, सब वो स्ट्रेस ही चीज़ें कर। कुछ लोगों को जॉब का स्ट्रेस होता है, कुछ ऐसे जॉब्स हैं जैसे अकाउंटेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, जो उनको बैठे रहते हैं, इतना वो टाइमलाइंस आई हुई होती है कि भाई हमें करना है, तो वो सारे स्ट्रेसेस जो है ना इस चीज़ को एग्रीवेट कर देते हैं। अच्छा। बिल्कुल। और दूसरी फिर खाने वाली चीज़ों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें वो करके फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब तक हम इनके इंसाइटिंग फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी। एक दफ़ा ये चीज़ें बेहतर हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर खाने पीने की चीज़ों में हम बात करते हैं, एक गाइडलाइंस हम पेशेंट्स को बता देते हैं कि ये गाइडलाइंस हैं, इनको आप फॉलो कर लें। ये अगर फॉलो कर भी लेंगे तो इंशाल्लाह दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें हम उनको बताते हैं एक एंटी रिफ्लक्स मेजर्स। तो वो क्या होते हैं एंटी रिफ्लक्स मेजर? वो हम गाइड कर देते हैं भाई, एक तो चिकनाई वाली तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, जो फिज़ी ड्रिंक्स होते हैं, खट्टी चीज़ें, सिट्रस जूसेस, सिगरेट, पान, तंबाकू, नस्वार, ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, ठीक है। सादा खाना खाएं, हल्के मिर्च मसाले, हल्के तेल घी का खा सकते हैं, और दिन में आप मतलब सादा खाना खाएं और जंक फूड इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात है कि पेट भर के कभी ना खाएं। अच्छा। ऐसा अक्सर हम लोग करते हैं कि भाई सुबह में खाना खाया, दोपहर में पेट भर के पुल खा लिया, फिर सो गए, फिर रात का डिनर हमने पेट भर पे कर लिया, तो ऐसा नहीं करना है। आप खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, मैदे को टाइम दें। इवन आप 4-5 दफ़ा भी खा सकते हैं, लेकिन वो आपका मैदा आपको खुद बता देता है कि भाई अब मुझे भूख लगी है, मुझे और खाना चाहिए, तो आप खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, ठीक है। 3-4 दफ़ा खा सकते हैं। रात का खाना आप जल्दी खाएं, जैसे कहते हैं ना कि अर्ली सपर होना चाहिए, तो आप मगरिब के टाइम आप खा लें, सोने से कम 4 घंटे, 3-4 घंटे जी, एग्जैक्टली। क्योंकि होता ये है कि जब हम खा के लेट जाते हैं, सो जाते हैं, इवन चाहे दोपहर में या रात में, क्या होता है, खाना तो हमने खा लिया, मैंने 9 या 10 बजे खाना खाया, मैं 11 बजे बिस्तर पे लेट गया, तो क्या होता है, खाना पड़ा रहता है मैदे में, ठीक है ना, तो हजम नहीं होता। जब हजम नहीं होता तो स्टमक के एसिड्स आते हैं वहाँ पे, तो एसिड्स आते हैं तो क्या करते हैं, वही अलामत करते हैं, गैस होगी, जलन होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, फिर अक्सर लोग शिकायत करते हैं रात में नींद नहीं आती, जैसे हम खाना खा के सो जाते हैं।
तो ऐसी चीज़ों को हमने अवॉइड करना है और कंट्रोल करना है। ठीक। दूसरी चीज़ मैंने जो स्ट्रेस वाली बात की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी इस हवाले से कि आपको देखना है कि आपको क्या क्या स्ट्रेसेस हैं। ठीक है। देखिए स्ट्रेस को कंट्रोल करना आपके इख्तियार में तो नहीं है, लेकिन हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि वो स्ट्रेस आप ना लें। ठीक है, वो ट्रिगर्स जो है वो आप आइडेंटिफाई कर लें। एग्जैक्टली, जब वो आप ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे और आप उनसे परहेज करेंगे या उनसे एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह ये डिस्पेप्सिया आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बात होती है कि ऑब्वियसली हम बहुत अक्सर बेशतर ये बात सुनने को मिलती है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो ऑब्वियसली एक आम सा मसला बन चुका है और बहुत सारे खानदानों के अंदर तो वो नस्ल तक जा रहा होता है। तो डॉक्टर साहब, अभी आजकल जो है वो वायरल प्रोडक्ट्स बहुत चल रहे होते हैं, ई कॉमर्स को बेचने के लिए चल रहे हैं या फिर खुद ब खुद चल रहे हैं, या मतलब शायद उनके रिव्यूज इतने अच्छे प्रॉपरली चल भी रहे हैं। तो ये जरा बताएं कि सना की पत्ती हो गई, इस टाइप का एक बहुत सारी चीजें होती हैं, इससे लेजीनेस हो जाता है, वो लेजीनेस को आप बताइए कि वो क्या होता है। इसके अलावा दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बोलते हैं 1 चम्मच खाएंगे प्रोटीन खत्म हो जाएगी, वो बोलते हैं 1 महीना आप कोर्स करेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, वजन भी कम हो जाएगा, फैटी लिवर बिल्कुल जड़ से उखड़ जाएगा। तो क्या ये सच में हो सकता है? देखिए उसमें ये है कि हिकमत की कुछ चीज़ें हैं जो देखिए पहले ज़माने में एलोपैथी तो होती थी नहीं, हिकमत की होती थी चीज़ें, जैसे लोगों को फ़ायदा भी होता था, आजकल भी हैं। तो उसमें ये मैं बिल्कुल उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो फ़ायदा भी पहुंचा सकती हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो सिवाय उसके कि क्या कहते हैं पब्लिसिटी हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आज का दौर ही पब्लिसिटी का। आपको जो आप प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करेंगे तो आपकी चीज़ बिकेगी, वो चाहे एक दफ़ा बिक गई, आपने अपना काम कर दिया, आपने पैसा कमा लिया और उसके बाद फिर ठीक है जो भी होता रहे। लेकिन उस कॉन्स्टिपेशन में भी मैं कहूँगा कि वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है ना, अब कॉन्स्टिपेशन किन लोगों में होती है? कॉन्स्टिपेशन एक तो देखें फेमिलियल समझ लें, कुछ हो गई ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन कुछ जो ज़्यादातर जो होती है वो हमारे अपनी वजह के, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे रूटीन की वजह से ही होती है। वो लोग जो पानी कम पीते हैं, ठीक है ना, तो कॉन्स्टिपेशन उसी लिए होती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये होता है या तो आप स्टूल पास नहीं हो रहा, आपको दिनों लग रहे हैं स्टूल पास करने में, या हार्ड स्टूल पास हो रहा है, ठीक है, या फिर आपकी सेंसेशन आपके फुल सेटिस्फाई नहीं हो रहे स्टूल पास करके, भाई मैं फिर पेट खाली हूँ, मुझे लग रहा है ब्लोटिंग रह रही है, तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये भी कोई भी कंडीशन अगर इनमें हो तो वो होती क्यों है? जब आप पानी नहीं पिएंगे तो पानी क्या कहता है, जब पानी गट में या बड़ी आंत में जाता है तो वहाँ पे आपको स्टूल को वो वॉल्यूम देता है। जब वॉल्यूम बनेगा तो आपका स्टूल इजीली खुद ही पास होगा। फाइबर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल की डाइट ऐसी हो गई है, जंक फूड्स ऐसे हैं जिसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना, और हम कोशिश भी नहीं करते फाइबर लेने की। ना चक्की वाला आटा की बजाय हम फाइन आटा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें फाइबर नहीं होता। तो उसमें भी हम यही एडवाइस करते हैं कि फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें चक्की का आटा हो गया, सब्जियां हो गई, सैलड हो गया, इवन वो फ्रूट्स जिनमें फाइबर हो, सेब वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो जब हम उन पेशेंट्स को एडवाइस करेंगे भी ये चीज़ आपने लेनी है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ब्रिस्क वॉक इंपॉर्टेंट है। जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो क्या होता है, आपकी इंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ती है, आंतों की मूवमेंट बढ़ती है। जब आंतों की मूवमेंट बढ़ती है, आपका वॉल्यूम ऊपर से पानी की सूरत में, फाइबर की सूरत में आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम खाया बैठे अपने, इवन जॉब में भी हम सीट का काम होता है, बैठे कंप्यूटर के आगे सामने काम किया, 12-14 घंटे वहीं पे बैठे, ना हमारी एक्सरसाइज है, ना हमारी गट की मोटिलिटी है। एक्सरसाइज नहीं होती तो क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं हमारे वीक हो जाते हैं। क्योंकि वो भी जब आप स्टूल पास करते हैं वो आपको पावर दे रहे होते हैं कि स्टूल पास करें, जब वो वीक हो जाते हैं तो एक पावर वहां से भी आपको वॉलंटरी मूवमेंट, उनको भी मूवमेंट की जरूरत है। तो ये चीजें हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो है खराब होती हैं, और जिसकी वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मामले यूं भी होते हैं कि कुछ लोग जो है वो स्मोकिंग को भी यूज कर रहे होते हैं, सिर्फ इस नजर से, सिर्फ इस वजह से कि जी हमारी कॉन्स्टिपेशन जो है वो इससे पास हो जाती। तो जरा इसके बारे में देखिए, ये सारा माइंड गेम है बेसिकली। स्मोकिंग का कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने से ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। लोग अक्सर समझते हैं, जो स्मोकिंग के आदी होते हैं वो समझते हैं, यही समझते हैं कि जब तक हम स्मोक ना करें हम स्टूल पास नहीं होता। तो ये जहनी इफ्तरा मैं कहूँगा, अदरवाइज कोई स्मोकिंग का पर से कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई स्मोक करने से और स्टूल प्रॉपर पास होता है। तो लेकिन इससे दूसरे मामला तो खराब होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने स्मोकिंग करने शुरू कर दी। देखिए एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया, तेजाबियत की असल वजह स्मोकिंग होती है, उसमें ऐसे निकोटीन्स और ये सारी चीज़ें जो आपका जो खाने की नाली मैदे में खुलती है, उसके पे एक स्फिंक्टर होता है, एक वाल्व बना होता है जो खाने को अलाउ करता है मैदे में जाने के लिए, और फिर वापस एसिड को प्रिवेंट करता है। अच्छा, खाना चला गया, वो आपका वाल्व बंद हो गया,
ठीक है, और ताकि एसिड ऊपर ना आए, ठीक है। तो क्या हुई, ये निकोटीन कैफीन क्या होती है, ये आपके वाल्व को लूज कर देती हैं, ढीला कर देती हैं। अच्छा। तो जिसकी वजह से आपका एसिड ऊपर आता है, तेजाबियत होती है, जलन होती है, इवन गैसेस वगैरह होती हैं। तो इसी वजह से अब मना करने का, और चाय मना करने की कोई और वजह नहीं है, कॉफ़ी मना करने की कोई और वजह नहीं, यही वजूहत होती हैं जो कि आपके इसको तेजाबियत को बढ़ाती हैं। तो इस वजह से हम मना करते हैं। यानी कि इस वजह से चाय को मना किया जाता है, Exactly. कॉफी को मना किया जाता है। जी। अच्छा, चाय और कॉफी वैसे कितनी दफा पी सकते हैं? मतलब ठीक है, मना तो कर दिया वो तो चले, ठीक है, ये फिर भी मजबूरी तो है। देखिए, बीइंग ए डॉक्टर हमें ऐसा नहीं है कि किसी को मना करें कि भाई चाय कॉफ़ी नहीं पिए, ये पी सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको ये मसला है, तेजाबियत वाला मसला है, वो फिर वो अवॉइड करें, ठीक है ना, क्योंकि वो आप पिएंगे तो फिर आपकी तेजाबियत बढ़ेगी। यानी कि पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, बिल्कुल। और मैं ऐसा नहीं है कि आम बंदे को बोलते हैं चाय कॉफी ना पिया, नुकसानदेह। ऑब्वियसली ज्यादा मिकदार में पिएंगे तो हर चीज नुकसानदेह है, एतदाल में ही रहना चाहिए। लेकिन जिसको मसला नहीं वो पी सकते हैं, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है ये तेजाबियत का, उनमें हम कहते हैं कि भाई एहतियात करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फैटी लिवर एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, और स्पेशली इन पाकिस्तान फैटी लिवर की वजह से बहुत सारे मामला भी खराब होते हैं, और फैटी लिवर जो है तकरीबन हर बंदे को तो फैटी लिवर हो चुका है। तो ये जरा बताएं फैटी लिवर होता क्या है, पहले ये बताएंगे, उसके बाद फिर हम उसके सॉल्यूशंस पे आएंगे। अच्छा देखिए, फैटी लिवर हमारा सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, दुनिया भर में ही मसला है। जहाँ जहाँ ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, ये वहाँ पे मसला है। हाँ, पाकिस्तान में मैं इस हवाले से कहूँगा कि गुज़श्ता चंद बरसों में इसके जो है प्रेवलेंस थोड़ी बढ़ी है। उसकी वजह क्या होती है, हमारी डाइट जो है, रिवोल्यूशन आया डाइट में हमारे। पहले हम सादा रोटी खाते थे, सालन खाते थे सादा कुछ अरसे पहले तक। अब वो उसको चेंज हो गया, जंक फूड पे आ गए हम लोग। अब इवन देखें हर घर में तकरीबन जंक फूड खाया जाता है, इवन खास तौर पे बच्चों में। वो तो बच्चों में कॉमन है आजकल, बच्चों में वजन बढ़ रहा है, बच्चों के जो है वजन बढ़ता है, ओबेसिटी होती है, वो इसी वजह से हो रही है। कुछ का फीमेलियल होता है जो खानदान में चल रहा हो, जिसको कि भाई मोटे अफराद हैं, बहन भाई हैं, वालिदैन में से मोटापा है और फिर वो आ जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मेजॉरिटी केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ डाइट के प्रॉपर इस्तेमाल ना करने की वजह से, जंक फूड के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। फैटी लिवर होता क्या है? फैटी लिवर कहते हैं, जैसे इंग्लिश के वर्ड से ही जाहिर है, फैटी लिवर पे फैट आ जाती है। अब वो लिवर पे फैट क्यों आती है, वो 2-3 वजूहात हो सकते हैं। अब वो फैट उन लोगों में आती है, जैसे कि हमने जिक्र किया, जिनका वजन ज़्यादा हो। अगर बाहर आपके चर्बी आएगी जिस्म के किसी भी हिस्से पे, खासतौर पे पेट पे, वही चर्बी आपकी ट्रांसमिट होती है जिगर में, और इवन कुछ और हार्ट पे भी होती है, इंटेस्टाइन पे भी होती है, पैंक्रियास पे भी होती है, लेकिन ज़्यादा जो है उसका असर जिगर पे ही पड़ता है। फिर वो लोग जिनको डायबिटीज़ हो, अच्छा, जिनको लोगों को शुगर होती है, उनमें मेजॉरिटी पेशेंट्स को ये फैटी लिवर होता है, क्योंकि हम उसका शुगर के कंट्रोल का बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिपोजिशन होती रहती है, शुगर कन्वर्ट होता है फैट्स में और फिर वो जाके डिपॉजिट हो जाता है। तीसरी चीज़, वो डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा होता है, वो उनमें भी ये फैटी लिवर हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जाके फैट्स, और क्योंकि लिवर जो है बेसिकली हमारा एक स्टोर है, बहुत मेजर ऑर्गन है जो जिस्म के पूरे हिस्से को कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीज़ें काम करता है, कुछ सिंथेसाइज भी करता है, वो कुछ स्टोर भी करता है, और कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कुछ सिक्रीशंस करता है। तो बहुत मेजर काम है। जब भी वो फैट आपकी डिपॉजिट होती है तो फिर आके चल के ये चीज़ आपके जिगर को ख़राब करती हैं, ठीक है। जिगर पे उसी तरह की इन्फ्लेमेशन आएगी, सूजन आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आपने उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया तो वो वही काम करती है जो आमतौर पे हेपेटाइटिस बी और सी करते हैं, जैसे जिगर को ख़राब कर देना, ठीक है। अभी भी हमारे में जो काफ़ी जो, अब हम तीसरे नंबर पे कह लें कि जो फैटी लिवर है जिगर की ख़राबी का बायस है। इवन मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ हमारे पास, क्योंकि वही चीज़ें वो, जैसे मैंने बताया, बी और सी जैसे काम कर वही करती हैं, जाके जिगर को सुकड़ा देती हैं, जिगर कमज़ोर हो जाता है। जब एक दफ़ा जिगर कमज़ोर हो जाता है फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में ही पेट पे पानी आना, बेहोशी, गुनूदगी हो जाना, खून की उल्टियाँ, काले पखाने, इवन कैंसर का डेवलप हो जाना, गुर्दे की खराबी, खून का पतला होना, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हो जाती हैं। तो वो वही होती हैं जो हेपेटाइटिस बी और सी में होती हैं। आमतौर पे हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं कि भाई ठीक है फैटी लिवर, इसको कुछ नहीं हो रहा, क्या करना है, लेकिन ये बहुत
पे बहुत कंसर्न की बात है, आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम कर सकती है और यही उसका जो नतीजा है वो उसी सूरत में होगा कि आपका जिगर ख़राब होगा और ये सारी चीज़ें जो अलामात मैंने बताई ये चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। अच्छा, अगर किसी को फैटी लिवर हो गया है तो इसके सॉल्यूशंस हैं प्रॉपर तरीके से? देखिए बिल्कुल सॉल्यूशंस हैं। पहली जो चीज़ें मैंने जो 3 चीज़ें डिस्कस की उनको कंट्रोल करना है। असल जो फैटी लिवर का जो ट्रीटमेंट है ना वो भी लाइफस्टाइल ही मॉडिफिकेशन है। तो उसमें पहला काम जो है आपका वज़न कम करना है, ठीक है ना। वज़न आप टारगेट जो है आपने वज़न कम करना है। जो आपका जब तक वज़न कम नहीं होगा, मतलब आपकी जो बैरूनी फैट कम नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है वो अंदरूनी फैट तो उसी से आ रही ट्रांसमिट हो रही है। अगर एक दफ़ा आप बैरूनी फैट को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जिगर से फैट हटना शुरू हो जाती है। लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि आपका कंट्रोल कितना अच्छा है, ठीक है ना। चीज़ों पे आपका ज़्यादातर मीठे का इस्तेमाल नहीं करें, चिकनाई वाले इस्तेमाल चीज़ें ना करें, ब्रिस्क वॉक एक्सरसाइज करें, रोज़ाना वॉक तेज वॉक करें ताकि आपका वज़न गिरे। पसीना निकालें। पसीना, एग्जैक्टली पसीना। हम भी यही कहते हैं मरीजों के, भाई आपको पसीना निकलना चाहिए, वही वॉक का आरामद है। लोग अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो पूरा दिन घर में काम करते रहते हैं, इस तरह घूमते फिरते, हम कहते हैं नहीं, ये वाला काम नहीं आएगा। आपने जाएं, बाहर निकलें, या इवन घर में जिनके पास नहीं है घर की छत पे कर लें, हाफ एन आवर ब्रिस्क वॉक, तेज वॉक करें ताकि पसीने निकलें। और अगर यही रूटीन आप रोजाना बरकरार रखेंगे, आधा घंटा सुबह, आधा शाम, या कम से कम दिन में 1 मरतबा, तो आप नोट करेंगे आपका वजन ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। और इवन आपका जब वजन कम हो रहा है तो आप महसूस करते हैं, अपने अंदर तवानाई महसूस करते हैं, आप अपने आपको चुस्त महसूस करते हैं और लगते हैं एनर्जी आ रही है, आप बेहतर फील करते हैं। तो ये चीजें जरूरी हैं और हम एडवाइस भी करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा, जब चाय की बात आई थी तो फिर कुछ लोग जो है वो ब्लैक टी भी पी लेते हैं, ब्लैक कॉफी भी पी लेते हैं, या फिर ग्रीन टी भी पी लेते हैं हाजमे के लिए, तो क्या ये सही है? ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी तो और ज्यादा खतरनाक, उसमें कैफीन ज्यादा होती है ना, ये चीजें कैफीन ज्यादा, तो वो तो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। टी किसी भी फॉर्म में समझ लें उसमें होता है कैफीन वगैरह, वो जाके उस पे वेल्व पे असरअंदाज होती है और वो फिर प्रॉब्लम करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद फौरी वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का शो। नाज़रीन, अभी जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे फैटी लिवर के बारे में, उससे पहले हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल के बारे में, डाइट के बारे में, तेजाबियत के बारे में, मैदे के बारे में और लिवर के बारे में, जिस तरह से उन्होंने बताया कि लिवर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो है वो ऑब्वियसली बच्चों के अंदर ये मसले मसाइल बहुत देखने को मिलते हैं कि बच्चों के पेट में जो है वो कीड़े आ जाते हैं, तो वो जो कीड़े हैं वो क्यों आते हैं, पहले तो ये बताएं। और अगर हम सरफेस पे बात करें तो इसका जो हल है वो क्या होना चाहिए, मतलब बच्चों को भी डाइट मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, बच्चों के साथ क्या करें? अच्छा देखिए, उसमें बेसिकली जो बच्चों में कीड़े क्यों आते हैं, एक्चुअली छोटे बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं, बड़ों में भी आ सकते हैं, इवन बड़े एडल्ट्स में भी कीड़े होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो कीड़े क्यों होते हैं, वो बेसिकली हमारी डाइट से ही उसका ताल्लुक होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, छोटे बच्चे हैं जैसे बिल्कुल छोटे टॉडलर्स होते हैं, मट्टी में खेल रहे होते हैं, नेल्स में मट्टी आ गई, वही प्रॉपर हाथ नहीं धुलाए तो वही उसे खाना खिलाया और उस पर चले गए। जाहिर सी बात है मट्टी में कीड़े जरासीम होते हैं, वो कीड़े चले जाते हैं अंदर जाके फिर डेवलप हो जाते हैं ज़्यादा, एक तो ये होता है। दूसरा फिर हमारे खाने पीने की अशिया जो है, इवन पानी जो है, ठीक है, वो साफ नहीं होता, पानी हम उबाल के नहीं पीते, ठीक है। तो जब पानी उबाल के नहीं पिएंगे तो जो भी जरासीम है, कीड़े हैं, जाहिर सी बात है वो वैसे ही हम इंजेस्ट कर रहे होते हैं मैदे में जाके, फिर उनको एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है क्योंकि सब चीज़ वहाँ पे आ रही है, खाना भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है, तो वो प्रॉपर वहाँ पे ग्रो करते हैं और हार्बर होते हैं वहाँ पे। और जो है तीसरी चीज़ खाने पीने का जो है वो भी प्रॉपरली कुक्ड नहीं होते, खाने कभी कभार साफ़ नहीं होते, उसमें भी कोई मिलावट ऐसी होती है जिसमें कीड़े आ सकते हैं। तो ये वजह उसकी तो यही है सीधी सादी। अब उसका बचाव किस तरह से कर सकते हैं, तो बचाव सीधा है, इन चीज़ों को आप रिवर्स कर लें, वो चीज़ें अब बेहतर हो जाए। बच्चों को आपको देखें कि आपका बच्चा कैसा है, साफ़ है, चलें, बच्चों को हम रोक नहीं सकते, मट्टी में भी खेलते हैं बच्चे, ये सब करते हैं, लेकिन जब भी कोई खाने का टाइम आए, जब वो खेल लें बचाओ, उनको ऑब्जर्व करें, उनके हाथ प्रॉपर साबुन से धुलवाएं उनके अच्छी तरह से, तब जब खाने के लिए बैठें तो हर खाने से पहले बच्चे को एडवाइस करें, या छोटा बच्चा तो खुद से उनके प्रॉपर हाथ धुलवाएं, जाके मुंह में दे रहा है तो वो ऐसी चीज़ों से उनको दूर रखें जो गंदी चीज़ें हैं, जहाँ पे जरासीम या कीड़े आ सकते हैं वहाँ पे। तो हाइजीन का एग्जैक्टली हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखेंगे तो वो नहीं होंगी, दूसरी ये चीज़ें बेहतर रहेंगी। उसके बाद अगर फिर भी हो रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो हम देते हैं, तो उससे बेहतर, क्योंकि कीड़े को होना बच्चे में नुकसानदेह इसलिए होता है क्योंकि जो कीड़े होते हैं वहाँ पे जाहिर सी बात है उनको गट में जब जरासीम जब आपकी आंतों में पहुँचते हैं तो वो वहाँ पे जाके आपकी गट को इन्वेड करते हैं, वहाँ पे उसको नुकसान पहुँचते हैं और वहाँ से आपकी
खून की अब्जॉर्प्शन भी लेते हैं तो अक्सर बच्चों में एनीमिया होता है, जो खून की कमी हो जाती है, तो खून की वजह के ज़्यादा वजूहत ये कीड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा तशवीशनाक बात होती है जब ये खून की कमी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने बताई, उन पे हम ख्याल रख लेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से कहा बड़ों के अंदर भी होती है, जी। तो अगर बड़ों के अंदर ही है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? बड़ों के अंदर सिम्टम्स कुछ नहीं होते, कभी तो कुछ भी एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों में पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, और वो कंप्लेन भी करते हैं डॉक्टर साहब हम स्टूल जब पास कर तो कीड़े नज़र आते हैं, खाने की जगह पे तकलीफ हो सकती है, वहाँ पे इचिंग, खारिश वगैरह हो सकती है, ये चीज़। और इवन खून की कमी भी बड़ों में भी करा सकते हैं, खून की कमी। अच्छा। तो ये अलामत उन्हें बड़ों में भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाली बात भी है कि ऑब्वियसली जिस तरह से आपने कहा लाइफस्टाइल हमें चेंज करना चाहिए, डाइट को मॉडिफाई करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर तरीके से कुछ टूल्स दे दें आवाम को, डाइट मॉडिफिकेशन के अलावा भी, लाइफस्टाइल के अलावा भी, तो कौन से ऐसे हेल्दी फूड हैं या फ्रूट्स हैं जो इंसान को खाने चाहिए टू हैव अ हेल्दी गट? देखिए, अल्लाह ताला फ्रूट्स और खाने सब अल्लाह ताला की नेमत है, ठीक है ना, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई नुकसान नहीं है कि आप ना खाएं उनमें, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमें ये चीज़ याद रखनी कि हर चीज़ में एतदाल होना चाहिए, ठीक है ना। एतदाल के साथ चीज़ें खाएंगे तो हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत है, वो आपके खानी है, ठीक है, ले सकते हैं, खा सकते हैं। हाँ, जो कुछ चीज़ें जो नुकसान दे हैं तेज़ाबियत के हवाले से, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जैसे तेल हो गया, घी हो गया, इस तरह के फ्राइड आइटम हो गए, मिर्च मसाले हो गए, तो क्यों हम अपने ज़बान के जायके के लिए मसाले वसाले खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमें ख्याल नहीं होता कि यही मसाले आगे अंदर जाके हमारे निज़ाम हज़म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आंतों को, मैदे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें ज़बान का जायका तो चाहिए, लेकिन हमें अपनी सेहत इतनी नहीं चाहिए, तो इसलिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। बस उन चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको खुद पता होना चाहिए, आपको अपने सेल्फ अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि अगर आप कुछ खा रहे हैं और आपको तेजाबियत होती है तो आप उसको खुद आप जज हैं, आप खुद ही जज हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा कोई खाना है, अक्सर लोगों में होता है कि मैं ये चीज़ नहीं खा सकता हूँ, मैं ये चीज़ खाता हूँ तो मुझे परेशानी हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो आप वो चीज़ अवॉइड करें। अच्छा, हर चीज़ का एतदाल भी तो बहुत ज़रूरी है, पोर्शन भी तो बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में तो ज़रा बताएं, क्योंकि हम लोग खाते तो फिर खाते ही रहते हैं, हम रुकते नहीं जब तक हम थकते नहीं है। ये वाला एक बहुत बड़ा मसला है। यही हमने पहले भी डिस्कस किया ना कि हम जो भी खाएं कम से थोड़ा थोड़ा करके खा लें, खाना कहीं नहीं जा रहा, आपके घर में है, मौजूद है, थोड़ा गैप के साथ खाएं, 3-4 दफ़ा खा लें उसको गैप के साथ, ताकि मैदे को भी तो कुछ टाइम मिले उस हजम का। एक दफ़ा हम अब अगर मैदे को देखिए, एक मैदे की भी एक कैपेसिटी है उसको हजम करने की, कुछ जो हजम करने के जो एसिड्स आते हैं वो मैदे में किसी कैपेसिटी के लिहाज से, मिसाल के तौर पर 1 लीटर की कैपेसिटी है, उसको आपने अगर 300-400 ml खाएंगे तो जल्दी से हजम कर लेगा, आपको फिर लगेंगे भाई मुझे भूख लग रही। अब 1 लीटर की जगह आप 1.5 लीटर 2 लीटर भर देंगे तो मैदा उसको कहाँ हजम कर सके, नहीं कर पाएगा। तो उसको आपको कैपेसिटी के लिहाज से देखना चाहिए। तो आप ये कोशिश करें कि दिन में 3-4 दफ़ा खाना खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं, मैदे को टाइम दें उसको हजम करने का, और यही फिर चीज़ आपको आगे बेहतर कर सकती है। आप ठीक, अभी जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने बताया था कि 4 घंटे का गैप होना चाहिए सोने से और खाने से, 3 या 4 घंटे का, 4 घंटे का। तो सुबह उठते के साथ ही ब्रेकफास्ट कितना गैप होना चाहिए? फौरी खा सकते हैं या थोड़ा सा गैप वक्फा लेके खाना चाहिए? देखिए, उसमें कोई गैप या उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप फौरी भी खा सकते हैं, आपको वो आपके स्टमक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, वो आप फौरी भी खा सकते हैं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे, जब भी आप जो भी रूटीन है आप उस हवाले से कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस चीज़ का ख्याल करें कि जो रात का खाना आपका पड़े, आपका देखें, आपकी बॉडी है, आपके ऑर्गन्स हैं, आपको सब आइडिया हो जाता है कि मैं क्या कर रहे हैं, मेरा ये क्या कर रहा है, मेरा स्टमक क्या खाना उसको ज़रूरत है या भी या नहीं है, तो मैं खुद जज हूँ, मुझे पता चल जाएगा। जब मैं सुबह उठूंगा ना तो मुझे स्टमक खुद ही आवाज़ दे देगा, भाई मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ चाहिए खाने को, ठीक है। अगर आपका लग रहा है ऐसा कि रात वाला खाना आपका हजम नहीं हुआ, वो पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कैफियत आ जाती है, कोई उल्टी मतली महसूस होगी, भारीपन महसूस होगा, जिसमें सुस्ती वगैरह होगी, तो ये अगर चीज़ें हैं तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कर लें, थोड़ा टाइम दे दें उसको हजम होने का। जब वो हजम हो जाए तो फिर आप उसका ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और पहला आप जो चीज़ ज़रूरी है वो आपको सुबह पहली मॉर्निंग वॉक आप ज़रूर कर लें, उसको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर वो आप कर लेते हैं तो उससे भी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। पहले मॉर्निंग वॉक कर लें, फिर ब्रेकफास्ट, या ब्रेकफास्ट के बाद फौरी मॉर्निंग वॉक? देखिए, खाने के बाद कभी भी हम एडवाइस नहीं करते कि वॉक करें। अच्छा, हाँ, उसकी वजूहत क्या होती है, जब भी खाना इंसान खाता है ना, तो क्या होता है कि ब्लड की जो पूरी स्टमक में जो ब्लड सप्लाई है वो सारी डाइवर्ट होकर स्टमक की तरफ आ जाती है, क्योंकि उसको उस मशीन को भी ज़रूरत है ब्लड की, ताकि वो अपना काम कर सके, हजम कर सके। तो ब्रेन से भी इधर उधर से सारा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ब्लड जो स्टमक की तरफ आता है।
तो वो उसको ज़रूरत है। जब हम क्या करेंगे, अब खाना खा के फ़ौरन हमने ब्रिस्क वॉक शुरू कर दी, क्योंकि आपका ब्रेन से स्टमक यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। जब आपका स्टमक, आपका ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं पहुँचेगी तो आप फेंट कर सकते हैं, गिर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। इतना कनेक्शन है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसलिए हम ये मना करते हैं कि फौरी तौर पे खाने के फौरी तौर पे वॉक ना करें, कम से कम 2 घंटे दे दें, उसके बाद फिर वॉक करें, या फिर नाश्ते से पहले या खाने से पहले तो किसी वक्त आप कर सकते हैं वॉक। ठीक है, 2 घंटे का गैप आपके पास होना चाहिए। और जो ये लोग बोलते हैं कि जी हज़म हो जाएगा वॉक कर लें, अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि ये बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक और भी एक मसला है जो मैं अक्सर बेशतर बोल रहा होता हूँ और वोकल हो रहा होता हूँ, वो है वेपिंग का मसला। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो वेपिंग बहुत ज़्यादा कर रही होती है। इवन 8 साल के जो बच्चे हैं वो भी वेपिंग कर रहे होते हैं। इसकी वजह से ऑब्वियसली, क्योंकि ये सिगरेट की ही एक शाख है, एक उसी के ब्रांच है, लेकिन ऑब्वियसली सिगरेट जो है वो इंसान अपने माँ बाप के सामने नहीं पीता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेपिंग जो है वो अपने माँ बाप के सामने पी भी रहा होता है, क्योंकि वो कूल भी समझता है और उसको फील भी हो रहा होता है कि मैं सिगरेट तो नहीं पी रहा, एटलीस्ट सिगरेट फौरी खत्म हो जाती है, वेपिंग जो है वो खत्म नहीं होती, पूरा सुबह से लेकर शाम तक इंसान कर रहा होता है। इसी से एक कनेक्टेड सवाल ये है कि रोजे जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे खोलते हैं कि वो वेपिंग से खोल लेते हैं या वो सिगरेट से खोल लेते हैं, वो पानी से नहीं खोलते हैं, वो खाने से नहीं खोलते हैं। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे भी हैं, अपने आसपास है भी मेरे। तो ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे, क्या बताएंगे कि बहुत बड़ा पेंडेमिक हो सकता है, फिजिकल आप हेल्थ को तबाह बर्बाद करें, आप क्या कर रहे हैं, ये जरा देखिए। वेपिंग के हवाले से मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, एज पर पल्मोनोलॉजिस्ट, जो माहिर सीना के अमराज जो होते हैं, उनके मुताबिक जो एक वेप जो है, एक पफ होता है ना, वो 100 सिगरेट्स के बराबर है। अब आप अंदाज़ा लगा के आप एक सिगरेट पी रहे हैं और कहीं 100 सिगरेट पी रहे हैं, तो सिगरेट तो हम कह देते हैं कि भाई नुकसानदेह, तो वेप तो उससे ज़्यादा नुकसानदेह। आप एक पफ ले रहे हैं तो इसका मतलब आपने 100 सिगरेटें पी ली हैं, ठीक है ना। तो वो किसी भी सूरत में सही नहीं है इंसानी सेहत के लिए, ठीक है। वो आपकी सेहत को ख़राब ही करेगी। रही बात अफ्तार के बाद करने का, देखें ये तो इंसान का अपना पर्सनल मामला है कि वो किस चीज़ से कर रहा है अफ्तार, उसको आप समझा सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन आप जाहिर सी बात है कंट्रोल आप नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, बहुत नेमतें, पानी, खजूर है, पानी है, कुछ है, खाने पीने, इतनी सारी अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं, आप उनसे करें। लेकिन वैपिंग के मामले में यही है कि वो तो फेफड़े के तो मसले मसाइल हैं, तेजाबियत के भी मसले, जैसे स्मोकिंग के साथ है तो जाहिर सी बात वो उसके साथ रिलेटेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिहाज से इफ्तार में क्या खाना चाहिए, क्या आइडियल इफ्तार होना चाहिए? देखिए, जिससे तेजाबियत ना हो, जिससे ब्लोटिंग ना हो, जिससे कोई मसला। देखिए जनरल चीज़ें हैं जो घर का खाना, खजूर से आप इफ्तार करें, पानी पिएं, घर का खाना जो रूटीन में आपका जो खाना बनता है, जो आम दिनों में जो बनता है वही आप इस्तेमाल करें, जो आपको प्रॉब्लम नहीं को करें। हाँ, देखिए बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप समोसे पकोड़े बंद कर रहे हैं, क्या। देखिए कभी कभार खाने में हर्ज नहीं है, लेकिन उसको रूटीन ना बनाएं। और रूटीन अगर बन भी गया है तो फिर सिर्फ इतनी मिकदार ले लें कि आपका मैदा उसको बर्दाश्त कर सके, वो ट्रिगर्स महसूस ना हो रहे हो, ट्रिगर्स महसूस ना हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे तो ये बेहतर है। ठीक है। और आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि किस वक्त जो है वो एक इंसान को एक अपना डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जब उसको ब्लोटिंग ज़्यादा हो रही है? क्योंकि आपने भी देखा होगा कुछ ना कुछ जो है दूसरे ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन दूसरे येलो कलर के ब्रांड्स होते हैं, वो पैकेट निकालते हैं और वो पानी में डालते हैं, वो पी लेते हैं और उनको ये फील होता है कि उनकी जो तेजाबियत है वो खत्म हो जाती है, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो सेट हो जाता है। क्या ये सही है? क्या ये हमें सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए अपने गट के साथ? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं करनी चाहिए। देखिए, अब बीइंग ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट यही हैं, डिस्पेप्सिया के पेशेंट्स ही हैं। देखें, जिगर मैदे के में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन मैं कहूँगा 80 to 90% जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो यही बीमारी के साथ, यही तकलीफ के साथ आ रहे हैं कि तेजाबियत हो रही है, उल्टी मतली हो रही है, गैस हो रही है, जलन हो रही है, सारी चीज़ें। तो अब 90% अब बड़ा नंबर है। बाकी चीज़ें, बाकी बीमारियां आप छोड़ दें 10% में, ये 90% में आ गया। तो आपको डॉक्टर के पास पहली दफ़ा ही चले जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है इसलिए कि आपको दवाई देंगे, लेकिन वो आपको गाइड ज़रूर कर सकते हैं कि भाई आपने क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, क्या एंटी रिफ्लक्स मेजर आपने लेने जिसकी वजह से आपकी तेजाबियत ना हो, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको सिर्फ दवाई काफ़ी नहीं है, दवाई से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपकी सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंटी रिफ्लक्स मेजर हैं, वो अगर आप कर लेंगे तो दवाई की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर वो नहीं करते तो दवाई उसका हल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये
तो सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, ये आता जाता रहता है। आप चीज़ें कंट्रोल में रखेंगे तो ये भी कंट्रोल में रहेंगे, अगर नहीं तो फिर तो ये चलता रहेगा सिलसिला। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इसके बारे में भी ज़रा बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने के अंदर जूसेस ज़्यादा जो है वो आम हो जाते हैं और बच्चे भी पी रहे होते हैं, बड़े भी पी रहे होते हैं। अच्छा, इससे जो है वो क्या नुकसानात होते हैं, पहले तो ये बताएं, और दूसरा ये बताएं कि इसको भी क्या हमें मेंटेन करके हम पी सकते हैं इसको, या फिर हम जो है इसको अवॉइड ही करें, समटाइम्स कभी कभार हम पी लिया करें? देखिए, बेहतर तो यही है कि अवॉइड ही करें, क्योंकि ये सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ही होती हैं, ठीक है ना। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आपको पता है एक तो एसिड्स होती हैं और दूसरा इनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये शुगर आपको जो है, जैसे कि पहले जिक्र हुआ कि फैटी लिवर में जितना आप ज़्यादा ये फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये एक फैक्टर और होगा, बढ़ जाएगा कि आपका फैटी लिवर डेवलप हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, शुगर कहाँ जाएगी, आपके ब्लड से होते हुए आपकी बॉडी में डिपॉजिट होना है उसने, या जिगर में डिपॉजिट होगी, या आपकी एडिपोज टिश्यूज़ कहलाते हैं वहाँ पे डिपॉजिट होगी, या जिस्म के किसी भी हिस्से में डिपॉजिट होगी जाके, तो और तो कहीं नहीं जाना शुगर ने। अब जितना आप रोज़ाना लेंगे उतने मिकदार आपको जमा होते रहेगी। और दूसरी बात, हमारी फिर उतनी कंजप्शन नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर तो हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हमने कैलोरीज बहुत ज़्यादा ले ली हैं और फिर हमारा ऐसा काम है, हार्ड काम है कि वो हमने कंज्यूम भी कर लिए। आपको मिसाल के तौर पर जैसे किसान लोग होते हैं या कोई मजदूर लोग होते हैं, दिन भर बहुत स्टर्नस एक्सरसाइजेस करते हैं और इतना अपनी एनर्जी को अपना काम की वजह से अपनी एनर्जी लूज करते हैं, तो वो कैलोरीज यूटिलाइज हो रही होती हैं, हमारे बॉडी से निकल रही होती हैं। लेकिन अब जब आपने इतनी सारी कैलोरीज ले ली और उसके बाद फिर आप सीट पे बैठ गए या बिस्तर पे लेट गए जाके, फिर तो जाहिर सी बात वो कहीं यूटिलाइज नहीं, कंज्यूम नहीं हो रही, वो फिर आपके बॉडी में स्टोर होती रहती हैं। जब स्टोर होती रहेंगी तो फिर ऑटोमेटिकली उसने आपके बॉडी सिस्टम को ख़राब ही करना है, जिगर पे चर्बी लेके आएंगी और दूसरे प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उस पर दिल के मसाइल होंगे और प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं उसके ऊपर। यानी कि कहने का मतलब ये भी हुआ, टेक्निकली स्पीकिंग, जिस तरह से अभी आपने कहा था कि कम से कम 3 से 4 घंटे का आपको वक्फा होना चाहिए सोने से और डिनर से, तो जिस तरह से सहरी हो रही होती है तो सहरी के बाद फौरी लोग सो जाते हैं, तो ये भी बहुत अलार्मिंग और बहुत खतरनाक चीज़ है। सहरी के बाद फौरी सोना, देखिए सहरी के बाद फ़ौरन सोना, क्योंकि आपने खाना खा लिया, आप लेट गए, सुबह में जब आप उठेंगे वो जलन तेजाबियत हो रही है, फिर वही साइकिल। तो एक रमज़ान का महीने का एक और बेहतरीन फ़ायदा ये होता है कि अक्सर लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते, मिस हो जाती है, तो ये सहरी करके आपको बहुत अच्छा मौका होता है, अल्लाह ताला ने इनायत किया होता है कि आपने सहरी कर ली, आप सहरी करें, बैठें, कुरान पाक की तिलावत करें, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें, ठीक है, और अपने रूटीन के, क्योंकि उस वक्त तक सुबह हो जाती है उसका, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज होंगे और अब सवाब भी अल्लाह ताला आपको दे देंगे, और आप सबसे बड़ी बात, आपकी सेहत भी उससे महफूज रहेगी। तो एडवाइजेबल तो यही है कि सोना नहीं है फौरी तौर पे उसके खाना खाने के बाद, तो नहीं तो फिर वही अलामत होंगी सोने की। अच्छा, ये वाली बात भी आती है डॉक्टर साहब कि जिस तरह से मैंने इंट्रो के अंदर भी कहा था कि सहरी के वक्त जो है वो हम समझते हैं कि एक रिजर्व वाटर टैंक है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब पेट के अंदर, तो क्या ऐसा है कि हम लोग पानी जो है वो इतना पी लेते हैं कि हम ये समझते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से जो है वो हमें प्यास नहीं लगेगी? देखिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बेसिकली जो है जितना भी आप पानी पीते हैं, जाहिर सी बात है वो स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर किडनी के थ्रू आपका यूरिन की शक्ल में निकल जाता है। तो चाहे आप 5 ग्लास पी लें, 10 ग्लास पी लें, आपको फ़ौरन से वॉशरूम जाके यूरिन पास करना होता है, और वो बल्कि उसकी तेज़ी वैसे ही बढ़ जाती है। जैसे आप देखेंगे जितना आप 2 ग्लास 3 ग्लास जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपको वॉशरूम जाना होता है। तो ऐसा कोई स्टोर नहीं, जैसे कैमल के पास स्टोर होता है, हम पौधा स्टोर करता रहता है, हमारे अंदर ऐसा कोई स्टोर नहीं कि जाके पानी या खाना जाके स्टोर हो गया। खाना पानी जाएगा दोनों, वो फ़ौरन से वहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे या फिर किडनी के इधर वो यूरिन में निकल जाएगा पानी, और बाकी वेस्ट बच जाएंगे, और जो खाना हजम हो जाएगा स्टमक के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू। तो कोई स्टोर कहने का मतलब नहीं है कोई ऐसा। ठीक है, तो पानी पी लें आप, 1-2 ग्लास पी लें, ठीक है, बहुत काफ़ी है, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक तो फौरन से निकल जाना है, लेकिन पानी का मिकदार आपने ज़्यादा रखनी ज़रूर है। आपने रमज़ानों के महीने पानी पीना है, सहरी अफ्तारी के बाद आप हाइड्रेटेड रहना है, उसमें दोनों चीज़ें, आपको डिस्पेप्सिया में भी बेहतरी आएगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन में भी बेहतरी आएगी, आपकी किडनीज के अगर इशूज़ हैं तो उसमें बेहतरी। तो पानी का इस्तेमाल तो वैसे ही आपने रखना है, लेकिन ये नहीं कि आपने 10 ग्लास पी लिए वो शाम तक चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद फौरी वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, छोटा सा वक्फा लेंगे। वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो।
नाज़रीन, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी वेपिंग के बारे में, सिगरेट्स के बारे में और इम्यूनिटी के बारे में, और प्रॉपर तरीके से हम किस तरह से अपने गट हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। और रोज़े के अंदर जैसे रोज़ा इफ्तार करें तो हम कोशिश करें कि हम पानी और खजूर से इफ्तार करें, हम जो है वो वेपिंग या सिगरेट से ना करें, ताकि हम अपने गट हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को डैमेज ना करें। इतना डैमेज तो हम माशाल्लाह से करते ही हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से हमारे बॉडी की नीड है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखने को मिलता है कि जब भी कोई स्ट्रेस होता है या जब भी कोई एंग्जाइटी होती है, अचानक से कोई परेशानी होती है, तो पेट जो है वो बोलने लगता है और आपको फौरी जो है वो ऑब्वियसली नेचर इज कॉलिंग वाली बात आ जाती है। तो क्या ये गट हेल्थ जो है वो ब्रेन के साथ इतना कनेक्टेड है कि अगर आप स्ट्रेस के अंदर हो तो ये मामला फौरी हो जाते हैं? एग्जैक्टली इसका ताल्लुक ही ब्रेन से बेसिकली। इसको अब जो अलामात आपने बताई, इसे हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, मतलब बाउल कहीं इरिटेट हो रहा है, वो किसी वजह हो सकता है। और ज़्यादातर जिसका जो रिलेशन है वो ब्रेन से ही होता है। एक होता है गट ब्रेन एक्सेस, क्योंकि दिमाग जो है हर चीज़ को कंट्रोल करती है। आपको आपके बॉडी को भी कंट्रोल कर रही है, आपके इंटेस्टाइन को कंट्रोल, हार्ट को कंट्रोल कर रही है, जिस्म के हर हिस्से को दिमाग कंट्रोल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, फिर आप मैदा या फिर आते क्यों रह जाएं पीछे, उनको भी जाहिर से दिमाग ही कंट्रोल कर रहा होता है। अब एक दफ़ा जब दिमाग रिलैक्स नहीं है, मतलब किसी भी वजह से, कोई एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई और वजह है जिसकी वजह से दिमाग रिलैक्स नहीं है, तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी जो वो आपके गट पे असरअंदाज होता है, मैदे और आंतों पे असरअंदाज होता है। और फिर वो उसी सूरत में अलामात फिर आपको जाहिर होना शुरू होती हैं, वही तेज़ाबियत की अलामात होती हैं। और फिर आपके डायरिया हो सकता है कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। इसी को फिर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, कभी कभार आपने देखा होगा, कभी कोई बच्चे होंगे या आपका जानने वालों में कोई होगा, या कोई बच्चे जानने वाले दोस्त या कोई भी आता है, कभी एग्जाम के टाइम में अगर आप देखें कि अगर कल पेपर है तो वो सुबह में बच्चा या बच्ची वॉशरूम के चक्कर लग रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्योंकि उसने स्ट्रेस ले लिया होता है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर, जिसकी वजह से फिर आंतों में उसके अंदर आंतों पे वो असरअंदाज होता है, वो वीक तो खैर नहीं होती। अच्छा। वो उनकी मोटिलिटी बढ़ जाती है, मतलब मोबिलाइजेशन बढ़ जाती है, उनकी काम बढ़ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो क्या होता है कि पेट में मरोड़ महसूस होगा, फिर उससे लगेगा मुझे वॉशरूम आ रहा है तो फौरन वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है ना। अब वो फिर आप पूछेंगे जब वॉशरूम जब स्टूल पास हो गया तो उसको फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि भाई हाँ, जब स्टूल पास कर लिया तो मैं रिलैक्स हो गया। तो ये ऐसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उस गट ब्रेन एक्सेस की डिस्टर्बेंस की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, और वो एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से। यानी कि ये वही वाली बात है, ये बीमारी नहीं है, कंडीशन है। Exactly. और ये कंडीशन को आपको जानना जरूरी है। और इस हद तक ये परेशान कौन होती है कि कुछ लोग इवन नफ्सियाती हद तक बीमार हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। या फिर कह लें तो वाइस वर्सा, एक चीज़ है, या तो उसकी वजह से दिमाग में परेशानी खराबी आ जाती है, या फिर दिमाग की वजह से उस पर। तो ये एक साइकिल चल निकलता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम। फिर लोग समझते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की अलामत है, इवन सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक की बात पहुंच जाती है जब डिप्रेशन के हालात में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जो भी इश्यूज़ हैं आप उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। डिप्रेशन, अगर आप जॉब का स्ट्रेस है या कोई और स्ट्रेस है तो उनसे आप अवॉइड करें, या हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि वो आपके सेहत पे या उस पे आंतों पे या मैदे जिगर पे या किसी जिस्म के किसी भी हिस्से पे असरअंदाज ना हो, प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करें। अगर उसमें हम यही करते हैं कि पहले तो हम उनको दवाइयों से, पहले तो काउंसलिंग ज़रूरी है ऐसे पेशेंट की, फिर कुछ दवाइयाँ हैं। अगर दवाइयां काउंसलिंग बिल्कुल भी काम नहीं करती तो फिर हम एटलीस्ट हम की एंडोस्कोपीज वगैरह करके देखते हैं, ताकि देखें कोई और वजह तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो भी सब ठीक है तो फिर ऐसे मरीजों पे हम मशवरा देते हैं कि किसी साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, मशवरा करें, ताकि वो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग या फिर इवन अगर दवाई की ज़रूरत है तो फिर वो दवाई भी दें उनको। ठीक। डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, मुल्क को कौम को दे रहे होते हैं और अपने पेशेंट्स को दे रहे होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज जो हमने सीखा वो आज हमने ये सीखा कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर स्ट्रेस लेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वजह से बहुत सारे मामला ख़राब होंगे। दूसरा ये सीखा कि हमें जो सिगरेट है या जो वेपिंग है वो ऑब्वियसली हर तकरीबन शो के अंदर हम ये बोल रहे होते हैं कि ये जो है वो हम कर रहे होते हैं। गैस्ट्रिक का इसका ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इस तरह से है कि जब आप वेपिंग कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो है वो जिस तरह से आपने कहा था वो जो नाली है वो वीक हो जाती है, और वो नाली जब वीक हो जाएगी तो एसिड जो है वो ऊपर आ जाएगा, निकोटीन होता है। और इसी तरह से जो है वो चाय भी है, कॉफी भी है, ब्लैक टी
ज़्यादा खतरनाक है, ग्रीन टी भी खतरनाक है। तो इसी तरह से हमें जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को केटर करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ से तेज़ाबियत हो रही है, हमें पता होना चाहिए किस चीज़ से हमें ब्लोटिंग हो रही है, उस चीज़ को हम अवॉइड करें, इत्तेदाल में रहें, पोर्शन के अंदर रहें, फौरी वॉक ना करें, ब्रिस्क वॉक फौरी नहीं करनी चाहिए, 2 घंटे का गैप करें, 3 से 4 घंटे पहले सोने से हम डिनर करें, सहरी जो है वो हम तरीके से करें, और पानी जो है वो हम उतना पिएँ जितनी हमारी हाइड्रेशन हो। ओवर पिएंगे तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का ओवर कंजम्पशन जो है वो नुकसानदेह होता है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। कोशिश करते हैं कि कुछ गैप्स फिल हुए होंगे, किसी ना किसी तरीके से हम ब्रिज बने होंगे। इसी के साथ इसी चैनल पे 2 बजे कल लाइव होंगे। इसी के साथ हसन अंसारी।